हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ आज हम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आईएमएफ हैज गिवन अस अ सी ग्रेड। क्या है खबर में, पिछले 2-3 दिन से बहुत हाहाकार मचा हुआ है। ऑपोजिशन इसके बारे में बात कर रही है कि आईएमएफ ने हमारे जीडीपी के काम करने के तरीके को, हमारे अकाउंट एस्टिमेट सिस्टम को सी ग्रेड क्यों दिया है। 4 ही ग्रेड होते हैं आईएमएफ के अंदर, ए, बी, सी और डी, और उसमें भारत को सी श्रेणी में रखा गया है। हड़कंप मचा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम अंशुल और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका सिविल स्टैप के ऊपर, जहां पे हम लोग आमतौर पर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, और साथ के साथ हम आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं कि देश दुनिया में भारत के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि क्या न्यूज रही है, कहां पर ये आपको देखने को मिला कि आईएमएफ का जो सिस्टम है, जो आईएमएफ है, उसमें भारत को सी ग्रेड दिया गया है। ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भारत की जो 6th क्वार्टर की ग्रोथ है वो 8.2 पे बताई गई है। मतलब पूरी दुनिया की ग्रोथ उस समय 6% के आसपास चल रही है और भारत का ग्रोथ रेट 8.2 से पहले आया है क्लास। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का, जून, जुलाई और अगस्त का ये डाटा है। सितंबर का डाटा भी आई थिंक आना है। और इस डाटा के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी क्लास, इसमें वो जो जीएसटी कट वाला डाटा है वो नहीं आया है। अभी वो आएगा तो आपको दिखेगा कि अगले क्वार्टर की ग्रोथ, जो 7th क्वार्टर का ग्रोथ रेट आएगा, आई कैन एश्योर वो इससे भी ज्यादा होगा। बहुत अल्टीमेट लेवल पर आपको दिखेगा कि 22 सितंबर से लेकर अक्टूबर में दिवाली तक का जो त्योहार रहा है हमारा, बहुत जबरदस्त सेल हुई है। जीडीपी पक्का ग्रोथ करके गई होगी इस परसेंटेज से ज्यादा। लेकिन ये 8.2% की ग्रोथ आने के बाद भी आपको आईएमएफ क्यों कह रहा है कि ये सी ग्रेड में क्यों है, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को सी ग्रेड कैटेगरी में क्यों रखा है। ठीक है, जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में बता देता हूं। दो दुनिया में बड़ी संस्थाएं हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ। सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, जो भी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 संस्थाओं को बनाया गया था ताकि दुनिया में रीडेवलपमेंट हो सके, या कहीं पर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो उनकी मदद कैसे होगी। सो आपको पहले नंबर पे दिखेगा वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जो कि रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम में आया, कि जिन कंट्रीज को कुछ डेवलप करना है, सड़कें बनानी है, ट्रांसपोर्ट बनाना है, एजुकेशन, हेल्थ, सबको ठीक करना है, उसके लिए आपने किसको चूज किया? वर्ल्ड बैंक को। साथ के साथ एक और संस्था बनाई गई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कल को कोई भी कंट्री अगर किसी तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो उस क्राइसिस में जो आपको हेल्प करेगा वो कौन करेगी? आईएमएफ। तो आईएमएफ का काम शॉर्ट टर्म है, वर्ल्ड बैंक का काम लॉन्ग टर्म है। जैसे वो 20 साल तक के लोन देती है और आईएमएफ आपको 4 कैटेगरीज में लोन देती है। इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है ऐतिहासिक तौर पर। ये संस्थाएं टाइम टाइम पर दुनिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालती हैं, दुनिया की इकोनॉमिक सर्वेस को देखती हैं। हर कंट्री जिस लेवल पर, जिस इकोनॉमी पर काम करती है उसको सर्वे करती है, उसके बारे में बात करती है। उसी कुछ सर्वेस के अंदर आईएमएफ ने भारत के डाटा को क्या ग्रेड दे दिया है? सी ग्रेड दिया है। ठीक है जी, तो क्या है न्यूज देखते हैं। सबसे पहले ग्रेड समझते हैं क्लास, कि ये जो ग्रेड है वो क्या है। सबसे पहले आईएमएफ का ग्रेड ए कहता है कि जहां पर स्टैटिस्टिकल्स की रिपोर्टिंग जो है वो रिलायबल है, क्रेडिबल है, जहां पे आपको दिखेगा जो मेथड्स और नेशनल डाटाबेस लिया गया है वो एक्यूरेट है, वो ट्रस्टवर्दी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई देगी, मेथड मॉडर्न डे के उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसे जिन्हें ग्रेड ए में रखा गया, जैसे उदाहरण के तौर पर यूएसए, कनाडा ग्रेड ए में आती है। फिर आता है आपका ग्रेड बी, जहां पर वो कहता है कि इंडिकेट्स ब्रॉड कंप्लायंस with the statistical standards showing that while there are some areas of improvement, overall quality is acceptable। थोड़ी सी गुंजाइश है कि ठीक ठाक किया जा सकता है इसको, लेकिन अभी भी आपको दिखेगा कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज आपको इसमें दिख सकती हैं, जिनका डाटा ठीक है, हम ट्रस्टवर्दी मानते हैं, लेकिन अभी भी उसे और बेहतर किया जा सकता है। ये आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप सी और ग्रुप डी का आप डाटा मान के, ग्रुप ए और ग्रुप बी का डाटा आप मान के चलिएगा कि बहुत क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, ट्रांसपेरेंट है, और वो देश के पैरामीटर्स और देश के सच्चाई और हालात से मैच करता भी है, जो वो कह रहे हैं वो मैच करता है। ठीक है, ग्रेड सी क्या है, जहां पे हमें रखा गया है? सिग्निफाई सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग इन डाटा क्वालिटी, suggesting the need for methodological improvement and better data collection practice to enhance the reliability। हमारी जीडीपी खराब नहीं है क्लास, ध्यान से समझिएगा। ये जो न्यूज में चल रहा है ना कि भारत की जीडीपी सी ग्रेड हो गई है
ऑपोजिशन उतनी बात बताती जितनी आप सुनना चाहते हैं। डाटा सही में कोई नहीं बताता है, तो वी टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सच्चाई बताई जाए। वो भारत की जीडीपी को खराब नहीं बोल रहे हैं, वो जिस मेथड से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है, जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो थर्ड ग्रेड है, वो सी ग्रेडेड है आपके पास। तो थोड़ा सा फर्क है, उसको समझिएगा। मैं आपको समझाता हूं आगे चलकर कि इसका कारण क्या क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। ग्रुप डी, अच्छा ग्रुप सी में आपको भारत जैसी कंट्रीज, चाइना इसमें दिखेगी आपको। ग्रुप डी में आपको दिखेगा भैया जहां पे बहुत सीरियस कंसर्न्स है, ठीक है, जहां डाटा पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो कि ये बोल क्या रहे हैं। जैसे सीरिया इसमें आती है, आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको म्यांमार इनमें दिखाई देगा। तो यार ये कंट्रीज बहुत सीरियस कंसर्न पे हैं कि इनका डाटा सही भी है या नहीं है। तो इस तरीके से 4 ग्रेडिंग्स जो है आईएमएफ टाइम टू टाइम करती है। अपने मुद्दे पर आते हैं कि हमारे यहां पर ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या दिक्कत में आया है। सबसे पहले जीडीपी जो एस्टिमेशन है उसे हमने सी ग्रेड में रखा है, कि जिस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे जीडीपी के आपने सुना होगा इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, काफी सारे मेथड्स होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। तो हम जीडीपी जिस मेथड पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना क्लास, वो मेथड ठीक नहीं है, ठीक है। डाटा बहुत शॉर्ट कमिंग के साथ है। जिन डाटा के बेसिस पर जीडीपी को बताया जा रहा है वो डाटा ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इस सारी न्यूज में एक अच्छी न्यूज भी आपको बताऊंगा कि एक न्यूज क्या अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये नहीं है कि जीडीपी खराब है, जीडीपी का कैलकुलेट करने का तरीका खराब है, ट्रस्टवर्दी डाटा के बेसिस पर नहीं हो रहा है। नेशनल अकाउंट्स, जो नेशनल अकाउंट्स है, जो कि आपके पास पूरी एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, समय समय पर अपडेट होना चाहिए, जिसे देखकर आपको पता लगे कि हाँ भैया जो बताया गया है वो रिलायबल है, वो हमारे देश में मिसिंग है। हमारे यहां बड़े लंबे समय से डाटा को लेकर बड़ी समस्या है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है 2021 का सेंसस ही गायब है भाई साहब। मतलब मेरा एक सवाल है यार इस देश में सब जनता से, आप भी इस बात का जवाब हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आप पॉलिसी बना किस आधार पर रहे हो, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। देश सरकार, राज्य सरकारें किस बुनियाद पर डाटा बना रही है? आपको कैसे पता है कितने गरीब, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े, कितने अगड़े, कौन कहां कैसे है यार, आपको पता ही नहीं है। ऐसे ही हवा में तीर मारी जा रहे हो यार। डाटा देते हो अपने हिसाब से देते हो, डाटा की रिलायबिलिटी नहीं है भैया इस समय देश में। तो नेशनल अकाउंट्स को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं आपकी आईएमएफ ने। तो प्रॉब्लम्स क्या है मैं बताता हूं, ग्रेड क्या क्या है। सबसे पहले डाटा सोर्स की लिमिटेशन है। जिस डाटा के ऊपर ये काम किया जा रहा है वो डाटा ना अकाउंट से मैच कर रहा है ना रिलायबल है। सैंपल फ्रेम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, सारे सैंपल सेम नहीं चल रहे हैं। आपको दिखेगा कि बहुत बार इनकरेक्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशंस दिए जा रहे हैं, जेंडर को लेकर डाटा ठीक नहीं आए हैं। तो डाटा और सैंपलिंग दोनों अलग अलग चीजें होती है, उसमें भी आपको गड़बड़ दिखाई देगी। डाटा क्वालिटी का कंसर्न आपको दिखाई देगा कि जो स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिसेस, मैं आपको एक चीज बड़े गर्व से बता सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल सर्वे हमारे पास है यार। हम सबसे बड़ी जनगणना करते हैं क्लास, इतने बड़े औहदे पर नंबर कहीं नहीं है क्लास जितना बड़ा भारत के पास। और इस बार तो इन्होंने बोला भी हम हाउस होल्ड जो एस्टिमेशंस हैं वो करेंगे इस बार सर्वे के अंदर। तो देखते हैं कब होता है, अभी तक तो कोई खोज खबर नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम लोग इस साल के एंड में हिमाचल और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से सर्वे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खोज खबर नहीं है। तो आपको दिखेगा कि डाटा की क्वालिटी भी उतनी रिलायबल आपको यहां पर नहीं दिखेगी, स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिसेस उतनी शानदार नहीं है जितनी होनी चाहिए। टाइम्स के इश्यू है, हम अभी भी अपनी जीडीपी को 2011 के बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं यार। रेगुलर बेस पे आप डाटा नहीं दे रहे हो तो वो भी आपको समस्या दिखेगी। मैथडोलॉजिकल गैप्स आपको दिखाई देंगे कि जिस मेथड के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो, उसको मतलब की गिनती कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा शक के दायरे में आता है कि जो मेथड्स आप ले रहे हो वो आपके अपने ही है, उसका किसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे कंपैरेटिव उसका हो ही नहीं पाएगा। डाटा कैसे मैच करते हो, कैसे पता लगेगा? जैसे आपको कोई कहे कि कोई खुश है, ये दुख है, तो कैसे पता लगेगा? सारे खुश हो जाएंगे तो दुख की परिभाषा ही नहीं है। और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कितना खुश है? दुख ही तो खुशी का पैरामीटर है ना। तो कंपैरेबल होना चाहिए कुछ, तो आपका मेथड ही कंपैरेबल नहीं है वर्ल्ड लेवल पर। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है क्लास की, जरूरत है कि जीडीपी और अकाउंट्स के जो मेथड्स हैं उन्हें इंप्रूव किया जाए। अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि क्लास इसका जो कारण एक बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, जो न्यूज में बहुत बड़ा वर्ड था वो था MCA 21 डेटाबेस इशू। ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग्स होती हैं क्लास, जिसके बेस पे हमें हमारे कॉर्पोरेट डाटा का पता लगता है कि वो कितना कमा रहे हैं, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं,
ग्रोथ कितनी हो रही है। तो कॉर्पोरेट बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे हमें पता लगता है। हमारे देश में कॉर्पोरेट सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह लगा लो, कॉर्पोरेट सेक्टर लगा लो, सर्विस सेक्टर लगा लो, यार जीडीपी का मोटा मोटा 70% बना देते हैं। तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो पीछे, है ना। लेकिन ये डाटा ही एक्यूरेट नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि जीडीपी भी एक्यूरेट है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको दिखेगा इनकम्प्लीट फाइलिंग। ये जो एमसीए 21 का डाटा है, इसमें आपको दिखेगा कि जो कॉर्पोरेट्स है उनकी फाइलिंग जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। ओवरऑल एक्यूरेसी जो है वो आपके पास कैलकुलेशन में फिर जीडीपी में नहीं आ पाती। सैंपलिंग चैलेंजेस आप देखेंगे, जो सैंपल लिए जाते हैं वो बायस्ड हैं। ये आईएमएफ ने आरोप लगाया है कि जो आप सैंपल्स दे रहे हो हम लोगों को वो बायस्ड हैं, वो ट्रू नहीं है। वो कहीं कहीं पर तो बहुत शानदार दिखते हैं, कई जगह पे जहां होने चाहिए वहां पे आप इन्हें नहीं बता पा रहे हो ढंग से। वैल्यू एडिशन इंपैक्ट आपको दिखेगा कि कितना वो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, कितना उसका पोटेंशियल है, कितना उसका पार्ट प्ले हो रहा है, उसकी भी कोई खास इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, वो कह रहा है इनएक्यूरेट डाटा फ्रॉम एमसीए सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एस्टिमेट ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू एडिशन। मतलब किसी कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, वो अंडर वैल्यू करके दे रहा है, या किसी को लोन वोन उठाने, इन्वेस्टमेंट उठाने तो वो ओवर वैल्यू करके दे रहा है। तो किस डाटा को यार आप मानेंगे कि वो डाटा सही है या गलत है। तो आपको दिखेगा 3 बड़े चैलेंजेस हैं एमसीए 21 के अंदर। इनकम्प्लीट फाइलिंग हो रही है, सैंपल चैलेंज हो सकते हैं, बायस्ड है, और वैल्यू एडिशन जो इंपैक्ट है वो आपको दिखेगा कि वो भी आपको इनअप्रोप्रिएट यहां पर दिखाई दे रहा है। स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा एम्प्लॉयमेंट डाटा गैप्स यहां पर दिख रहे हैं। हमारी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो डाटा आते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। मैं एक डाटा शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। इन्होंने पीछे बोला था कि विमेन पार्टिसिपेशन भारत की पीरियोडिक लेबर फोर्स के अंदर 33% के आसपास पहुंच गई है। यार कंट्री डेवलप्ड हो जाती है इस पे, तो पता नहीं कहां से बोल रहे कि डाटा ये है। ठीक है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना वो भी हमें अभी नहीं पता। अपने हिसाब से नंबर बताते हैं, इनके हिसाब से तो जो टिकटॉक पे वीडियो बना के पैसे कमा रहा है यार वो भी एम्प्लॉयड है। अभी क्या परिभाषा नहीं है ना। देखो भारत में 6th 5 ईयर प्लान के अंदर एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया गया था कि 15 से 65 साल के बीच का आदमी दिन में 8 घंटे प्रतिदिन 273 दिन के लिए काम करता है और एबल और विलिंग व्यक्ति और अपनी कैपेबिलिटी से हिसाब से काम करता हो तो वो एम्प्लॉयड है। मुझे डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आ रही कि क्या बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो देना है वो किस पैरामीटर्स पे कैसे दिया जा रहा है वो देखना पड़ेगा। इनफॉर्मल सेक्टर मेजरमेंट, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। यार मोटा मोटा 60 से 70% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता। ये भारत की तरफ से आपको दिखेगा कि भारत के लिए भी समस्या है। ये भारत की गलती नहीं है, ये भारत की समस्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में इतना बड़ा लोग काम, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि इनकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। ये डाटा एस्टिमेटेडली कभी सही नहीं होंगे। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहां पे एचआर होगा, वहां पे आपकी फॉर्म फाइलिंग होगी, टीडीएस कटेगा, कंपनी का सारा हिसाब किताब प्रॉपर होगा। यहां तो है ही नहीं, फिर कैसे पता लगेगा कि कितना कमाया कितना नहीं, है ना। डाटा सही नहीं है। डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स हमारे यहां सही यूज नहीं हो रहे। जैसे सीपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर अभी भी काम हो जाता है, जबकि 2014 से हम सीपीआई पे शिफ्ट किए हुए हैं। लेकिन आपको देखिएगा डीजीपी डिफ्लेटर जो रियल जीडीपी निकलती है यार वो बेस ईयर के प्राइसेस पे निकलती है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी तो करंट ईयर पे हो जाएगी, रियल जीडीपी तो आपको कहां से पता लग रही है, बेस ईयर से। और बेस ईयर आपका अभी भी क्या चल रहा है 2011-12। हालांकि इस साल सरकार ने नोटिफाई किया था कि हम 2022-23 को बेस ईयर लेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खास कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। तो अभी आपको दिखेगा कि मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूं कि भारत की जीडीपी खराब नहीं है। ठीक है, इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं कि भारत की जीडीपी खराब चल रही है। भारत में जिस मेथड से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है, जिन मेथड्स पर रिलायबल होकर माना जा सकता है कि जीडीपी इतनी ही है, इतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतनी ही कॉर्पोरेट वैल्यू बन रही है, इतना ही सब कुछ है, वो डाटाज नहीं है, वो मेथड सही नहीं है। मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं। मैंने कुछ जगह पे जब इसके आर्टिकल्स पढ़े तो कुछ लोगों ने इसका एस्टिमेशन दिया है कि आईएमएफ ने कहीं कहीं ये भी बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर वैल्यूड दिख रही है, खासकर इसके इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। ये इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास नहीं है, ये 5-5.25 ट्रिलियन से ऊपर है। तो शायद ये अच्छी खबर भी हो, लेकिन ये ऑन पेपर शायद हो सकती है या ऑन ग्राउंड लेवल पर अभी तक नहीं दिख रही है। तो सच्चाई हमें नहीं मालूम है। आपको और मुझे सच्चाई डाटा से ही पता लगती है क्लास, लेकिन सरकार फिलहाल डाटा नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय भारत में आपको दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है क्लास, ये जो ग्रुप सी में डाला गया है उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है।
अगर मेरे डाटा ठीक नहीं है, मैं आपके पास एक कंपनी सिविल स्टैप के डाटा लेकर आता हूं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप मेरे सारे अकाउंट्स चेक करोगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करोगे, लेकिन अगर आपको कुछ डाटा गड़बड़ दिखाई दे, आपको मैं कहूं कि भाई सिविल स्टैप तो साल का 200 करोड़ रुपए कमाता है, तो आप कहोगे भैया फेंक के चला गया, फेंकू है ना, तो आपको क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी। फिर मैं मुझसे आप पूछो किस मेथड से कैलकुलेट किया, मैं कहूंगा ऐसे ऐसे करके एवरेज निकाल दी है, तो आप कहोगे नहीं सर आप झूठे हैं, आप दो गले हैं जिसका डाटा आप मेंटेन नहीं कर पाए। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला डाटा कंपेरेबल होते हैं, आपका डाटा रिलायबल नहीं, किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है ना। डाटा क्वालिटी की इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बड़े जरूरी होते हैं। किससे पता लगेगा, मैं आपको बोल के हटाऊं, मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा कि इस देश में पॉलिसी बन किस बुनियाद पर रही है, किस बुनियाद पे आप कहते हो कि हम ये स्कीम ला रहे हैं, हम वो स्कीम ला रहे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी, वो सोशल सिक्योरिटी, वी डोंट हैव अ रिलायबल डाटा फॉर दैट। पॉलिसी चैलेंजेस जो मैं बोल रहा हूं कि पॉलिसी मेकिंग को लेकर प्रॉब्लम आती है, रेटिंग एजेंसीज की जो आपको दिखेगी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी खराब होती है, बहुत सारी, जैसे आप देखिए फिच है, जेपी मॉर्गन है, वो आपके फोरकास्टिंग्स करती रहती है, तो आपको दिखेगा वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी आपको फिर निग्लेक्ट करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है ना। सो रिकमेंडेशंस क्या है कि देखो समस्या तो पता लग गई ना, जब तक समस्या का समाधान नहीं देंगे तब तक टॉपिक का क्या मजा है ना। समस्या का समाधान क्या है, सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट फाइलिंग कवरेज को और बेटर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। दूसरा, आप सर्वे सेक्टर्स को और इंप्रूव कीजिए ताकि हम लोग हर सेक्टर की रियलिटी को कैप्चर कर सके। अपडेट सैंपलिंग फ्रेम्स टू रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, आप अगर चाहते हैं कि आपकी ट्रू इकोनॉमी पता लगे कि कितनी है, तो आप अपनी जो सैंपलिंग है उसको इंप्रूव करें। और बूस्ट कैपेसिटी विद इन द सीएसओ, दैट इज स्टैटिस्टिकल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, फॉर द बेटर स्टैटिस्टिकल आउटपुट्स। स्टैटिस्टिक्स को, सैंपलिंग को इंप्रूव करना ही एकमात्र आपके पास आगे सोल्यूशन बनेगा ताकि आप अकाउंट्स को सॉर्ट आउट कर सकें। अभी भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके ऊपर वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जीडीपी जो बेस ईयर उसको हम रिवाइज कर रहे हैं 2011-12 से 23-24। ग्रेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, जो डाटा हमारे बने हुए हैं हम उसको और बेटर यूज करेंगे, जैसे कि ये जीएसटी के डाटा को भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। मोर फ्रीक्वेंट हाउस होल्ड एंड एंटरप्राइज सर्विसेज, मैंने बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इस साल के सर्वे में हाउस होल्ड डाटा कलेक्ट किया जाएगा जो पहले के सर्वेस में नहीं था। और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जो हो रहा है वो सच्चाई बताओ, ठीक है, बहुत जरूरी होता है सच्चाई बताना। जैसे आप कुछ समय पहले सुन रहे थे कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर बड़ी देश में समस्या हुई थी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है यार। अगर मैं ओबीसी वर्ग को बेनिफिट देना चाहता हूं, मुझे पहले पता तो लगे ओबीसी कितने हैं, उस ओबीसी में कितने लोग बेनिफिटेड हैं, कितने लोगों को आज तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसा तो नहीं बेनिफिट के ऊपर बेनिफिट उठा रहे हो। सेम गोस फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी। फिर आप लोग कहते हो कि रिजर्वेशन खराब चीज है। रिजर्वेशन तब तक खराब चीज है जब तक इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, अदरवाइज तो अच्छा मेथड है। लेकिन उस मेथड को इंप्रूव करने के लिए डाटा चाहिए ना, मुझे पता तो लगे कितने एससी अपलिफ्ट हुए, कितने एसटी अपलिफ्ट हुए, कितने ओबीसी अपलिफ्ट हुए, कैसे पता लगेगा। फिर जेंडर इक्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है, महिलाओं को उतने मौके मिले या नहीं मिले, ये डाटा से ही तो पता लगेगा ना। डाटा ही नहीं है तो किस पे चलेंगे भैया, राम भरोसे थोड़ी चलेंगे। तो भैया देखो सीधा साफ यही है, डाटा क्वालिटी को इंप्रूव करो, आपको इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंश्योर होगी ही होगी। तो दिस इज वाज द टॉपिक जो आपको मैंने पूरी डिटेल में बताया कि आईएमएफ के अराउंड जो इस साल की रिपोर्ट थी उसको क्या न्यूज रही है, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। तो आपसे अलविदा लेते हैं, अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी टॉपिक को लेकर, किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक बने रहिए सिविल स्टेप के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।